सो माई सेल्फ डॉक्टर श्रेया गोयल। आज आप लोगों की क्लास मैं लेने वाली हूँ। द टॉपिक इज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएं जरा आप लोग क्या जानते हैं टीबी के बारे में, थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन जितनी भी आपको पता है आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थोड़ा क्लास इंटरैक्टिव रहेगी तो ठीक रहता है। जितना भी आपको पता है, एनीथिंग, कुछ भी, जो भी आप जानते हैं किसकी वजह से होता है, कॉजेटिव एजेंट, इंक्यूबेशन पीरियड, एनीथिंग दैट यू नो, आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। हम्म लंग्स रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। एमटीबी, ठीक है। ठीक है, सभी लिखें, सभी बताएं। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझसे पहले भी पढ़ रखा है, तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। स्टार्ट हम करेंगे ट्यूबरक्लोसिस से। व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस? तो टीबी इज अ सीरियस क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज, राइट। अब यहाँ पे क्रॉनिक पे इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक क्यों बोला है कि एक दिन में कभी भी टीबी नहीं हो सकता, क्रॉनिक डिजीज है। कम से कम हम जैसे अगर हम एड्स में भी देखते हैं कई बार, तो क्या बोलते हैं कि अगर 4 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो रही है, मोर देन 4 वीक्स, राइट, तो उसको हम क्या करते हैं, टीबी सस्पेक्ट करा जाता है। तो ये क्या है, क्रॉनिक डिजीज है, राइट। और क्या है, क्रॉनिक पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक डिजीज। अब खाली ये पल्मोनरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी हो सकती है। पल्मोनरी मींस रिलेटेड टू लंग्स, और सिस्टेमिक मींस रिलेटेड टू बॉडी में कहीं भी हो सकती है। देयर आर सेवरल प्लेसेस जहां टीबी हो सकता है, राइट। तो टीबी इज अ सीरियस क्रॉनिक पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक डिजीज, मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो मोस्ट ऑफन किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। मोस्ट ऑफन लिखने की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि और कोई स्पीसीज नहीं है जिसकी वजह से टीबी नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि वो माइकोबैक्टीरियसी फैमिली का ही होना चाहिए, राइट। तो ये हमेशा याद रखेंगे, ये कैसी डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है। इट कैन बी पल्मोनरी, इट कैन बी सिस्टेमिक, ठीक है। और मोस्ट ऑफन किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। आगे चलते हैं। अब इसी में ही टीबी को दो इसके टाइप्स कर दिए जाते हैं। एक होता है पल्मोनरी टीबी, एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ठीक है। एक होता है पल्मोनरी, एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वेरियस लोकेशंस बताई गई हैं। मैंने बोला देयर आर सेवरल प्लेसेस जहाँ पे टीबी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे सीएनएस टीबी मेनिंजाइटिस हो सकता है, लिम्फेटिक्स लिम्फ नोड्स का टीबी हो सकता है, जिसे टीबी लिम्फेडिनाइटिस भी बोला जाता है, ठीक है। प्लूरा का टीबी हो सकता है। डिसेमिनेटेड टीबी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिसेमिनेटेड टीबी क्या होता है? इसे मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा फेटल है, बहुत ज्यादा इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो मल्टीपल माइकोबैक्टीरियम होते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं, वेरियस ऑर्गन्स में स्प्रेड कर जाते हैं, और इसको फिर हम क्या बोलते हैं, डिसेमिनेटेड टीबी या मिलियरी टीबी बोला जाता है। बहुत फेटल होता है, ठीक है। बोन्स का टीबी हो सकता है, जेनाइटो यूरिनरी टीबी हो सकता है, लिम्फ नोड का एड्रेनल टीबी, जेनाइटो यूरिनरी पेरिकार्डियम। तो ये वेरियस लोकेशंस बता रखी है जहां जहां टीबी हो सकता है। आगे चलते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, इसकी डेफिनेशन आती है सबसे पहले। सॉरी, this is an infection caused by gram positive aerobic bacteria. mind it is an aerobic bacteria, ठीक है। तो इसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन नीडेड है। एरोबिक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो मैंने अभी पहले भी बताया कि मोस्ट ऑफन क्या चाहिएगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। एंड अदर स्पीसीज ऑफ माइकोबैक्टीरियेसी फैमिली। ऐसा नहीं है सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कॉज करेगा ट्यूबरक्लोसिस, बल्कि और भी स्पीसीज है माइकोबैक्टीरियेसी फैमिली की जो कि टीबी कॉज कर सकती हैं, राइट। अब बात करते हैं इसका रूट ऑफ एंट्री। तो रूट ऑफ एंट्री क्या रहती है? सबसे पहले आता है इनहेलेशनल रूट, ठीक है। कि या तो फ्रेश कफ ड्रॉपलेट्स हो गई, ड्राइड स्पूटम हो गया, उसके थ्रू कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, नोन केस है टीबी का, उसके कफ के थ्रू जो फ्रेश ड्रॉपलेट्स आई उसको किसी ने इनहेल कर लिया, कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था, तो उसको इसके थ्रू इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा क्या है? इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। इंजेक्शन, अब सेल्फ swallowing वाली बात आती है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि स्पूटम सेल्फ swallow कर लेगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, ये मोस्ट कॉमनली होता है, एक माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज होती है जिसे बोला जाता है बोवाइन ट्यूबरकल बेसिलाई,
ठीक है, तो उसकी वजह से ये इंजेक्शन वाला देखा जाता है। तो इसकी वजह से मोस्ट कॉमनली, जैसे मान लिया कि बोवाइन है अब, तो वो कैटल्स में होगा। अब काउ इन्फेक्टेड थी पहले से, उसने मिल्क, उसका मिल्क किसी पर्सन ने ले लिया, इंजेस्ट कर लिया, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से भी टीबी कॉज हो सकता है। तो ये था इंजेक्शन रूट के थ्रू। ट्रांसप्लेसेंटल रूट रेयर होता है, मदर से फीटस में होता है थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, रेयर होता है। ये कॉज कराता है कंजेनाइटल टीबी। अब आता है अगला हिमाटोजेनस रूट। तो हिमाटोजेनस रूट कहने से अच्छा हिमाटोजेनस स्प्रेड कहना ज्यादा अच्छा होगा। वाई? क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में डिसेमिनेट कर जाता है, और ये डी टीबी का भी एक कॉज हो सकता है, मिलियरी टीबी का भी एक कॉज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने सब देखे कि कैसे कैसे जो टीबी का बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। अब ये जो टीबी का बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इसको और क्या बोला जाता है, इसको और बोला जाता है ट्यूबरकल बेसिलाई। ठीक है, ट्यूबरकल बेसिलाई बोला जाता है, या फिर इसका एक और नेम है, इसे बोला जाता है कोट्स बैक्टीरिया, KOCH, कोट्स बैक्टीरिया। ठीक है, और इस डिजीज को इसी वजह से कोट्स डिजीज भी बोला जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है व्हाट इज कोट्स डिजीज, तो ये बात हमेशा याद रखनी है आपने। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ दिस इन्फेक्शन? तो मोस्ट कॉमन साइट क्या बोल रहे हैं, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इज राइट अपर जोन। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, क्या है, राइट अपर जोन जो है इसकी मोस्ट कॉमन साइट है। अब वाई राइट ब्रोंकस? तो देखो जो राइट ब्रोंकस होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, ब्रॉड होता है। अब जो जगह, अब एक लंबा पाइप है, एक छोटा पाइप है, तो हम देखते हैं कि अगर किसी बैक्टीरिया को ट्रैवल करना है तो वो छोटे रास्ते से इजीली ट्रैवल कर जाएगा, वो ब्रॉड भी है, शॉर्ट भी है। तो इस वजह से जो बैक्टीरिया होता है इसकी मोस्ट कॉमन साइट राइट ब्रोंकस में होती है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बोली अपर जोन। अब वाई अपर जोन? अपर जोन से हमें समझना है कि एपेक्स ऑफ द लंग, ठीक है, एपेक्स ये वाला पोर्शन। तो वाई अपर जोन? ड्यू टू हाई वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। ये आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि V बाई क्यू का रेशियो होता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, राइट। तो वेंटिलेशन का मतलब क्या, एयर फ्लो, परफ्यूजन का मतलब क्या, ब्लड फ्लो, तो V बाई क्यू से इसको डिनोट करा जाता है। ये इसकी आइडियल वैल्यू जो होती है V बाई क्यू की, वैसे तो 1 होती है, ठीक है, लेकिन ये पूरे लंग में भी वेरी करता है। अपर जो एपेक्स वाला पोर्शन है उसमें इसकी वैल्यू रहती है 3.3, नीचे वाले पोर्शन में इसकी वैल्यू रहती है बेस में 0.63 अप्रॉक्स। ठीक है, अब देखो ये पहले भी मैंने बताया था, इट इज एन एरोबिक बैक्टीरिया, इट नीड्स ऑक्सीजन टू ग्रो, राइट। तो इसमें क्या है, अब जहां जहां ज्यादा एयर होगी, अब वैसे भी एयर की टेंडेंसी है ऊपर जाने की, तो जहां पर ज्यादा एयर होगी, जहां पे ज्यादा वेंटिलेशन होगा, ये वहीं पर ग्रो करता है। तो ये रीजन है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इज राइट अपर जोन। इतनी बात क्लियर है सभी को? सभी को इतना बात समझ आई? आप लोग थम्स अप भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है बात पैथोजेनेसिस ऑफ टीबी की। ठीक है, पहले हम देखने जा रहे हैं कि बिफोर द एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जब ये टीबी का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या क्या प्रोसेस होती है। तो देखो, इन्फेक्शन बिफोर द एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये यहाँ पे दिखा रखा है माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, अब माइकोबैक्टीरियम में कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी सेल वॉल में कुछ ऐसे लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनके लिए, अब यहाँ पे दिखा रखी है एल्वेलर मैक्रोफेज। अब हम लंग्स की बात करें, लंग्स में एल्वेलाई है, एल्वेलाई में क्या होंगे, एल्वेलर मैक्रोफेजेस होंगे। ठीक है, अब एल्वेलर मैक्रोफेजेस में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली माइकोबैक्टीरियम में प्रेजेंट लिगेंड से बाइंड करते हैं। तो देखो माइकोबैक्टीरियम में क्या थे, अब इनके नेम्स दे रखे हैं, कोई ज्यादा डीप में नहीं जाना है, मैं समझाने के पर्पज से आपको बता दे रही हूँ। मैनोज हैं, C3b हैं, ये चीजें। अब इनके रिसेप्टर्स क्या है, मैनोज रिसेप्टर्स, CR3 रिसेप्टर्स। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम होता है इन रिसेप्टर से बाइंड करता है और ये मैक्रोफेज में एंटर कर जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, माइकोबैक्टीरियम में कुछ ऐसे लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनके रिसेप्टर्स एल्वेलर मैक्रोफेजेस में प्रेजेंट होते हैं, और ये उन रिसेप्टर से बाइंड करके मैक्रोफेज में एंटर कर जाता है। यहाँ पे दिखा रखा है, ये एंटर कर गया। अब यूजुअली क्या होना चाहिए था, इसको एंटर करने के बाद फैगोसोम को इसको इनगल्फ करना था, और फैगोसोम को लाइजोसोम से कंबाइन होके इसको डिग्रेड कर देना था। ठीक है, यूजुअली क्या होना था, बैक्टीरिया एंटर करा, ये एक फैगोसोम है,
ये एक लाइसोसोम है। लाइसोसोम में हमें पता है लाइटिक एंजाइम्स होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, अब फैगोसोम ने क्या करा, इसको एनगल्फ कर लिया बैक्टीरिया को, अब ये कंबाइन किया लाइसोसोम से, लाइसोसोम से कंबाइन करके इसको किल हो जाना चाहिए था। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ टीबी फैगोसोमल मैनिपुलेशन हो जाता है, राइट। तो फैगोसोम लाइसोसोम से कंबाइन नहीं हो पाता है, जिस वजह से क्या, मैच्योरेशन अरेस्ट, लैक ऑफ एसिडिक पीएच, इनएक्टिव फैगोलाइसोसोम फॉर्मेशन, फैगोलाइसोसोम नहीं बन पाएगा तो बैक्टीरिया किल नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनचेक्ड बेसिलरी प्रोलिफरेशन, तो बेसिलरी प्रोलिफरेशन चेक नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, स्टॉप नहीं हुआ, इस वजह से क्या होगा, बैक्टीरियमिया विद सीडिंग ऑफ मल्टीपल साइट्स, राइट। तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो और ज्यादा प्रोलिफरेट करेगा और हो सकता है वो ब्लड में भी डिसेमिनेट कर जाए। ठीक है, तो ये हमने देखा बिफोर द एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ पे मेन चीज हमें बात याद रखनी थी कि फैगोलाइसोसोमल मैनिपुलेशन हो जा रहा है, फैगोसोम लाइसोसोम से बाइंड नहीं हो पा रहा है और वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब बात आती है सीएमआई एक्टिवेट होने की। तो क्या होता है, सम ऑफ एल्वेलर मैक्रोफाजेस, कुछ एल्वेलर मैक्रोफाजेस क्या रिलीज करती हैं, इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करती हैं। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, आप सीएमआई पढ़ोगे आपको सभी चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ एल्वेलर मैक्रोफाजेस रिलीज करती हैं इंटरल्यूकिन 12, जो कि फैसिलिटेट करता है कन्वर्जन को, टी सेल का कन्वर्जन वो कराता है टी हेल्पर 1 सेल्स में। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन होने से क्या होता है, वंस दिस एक्टिवेट्स, एक बार टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और इसको एक्टिवेट होने में लगभग लगता है 4 to 6 वीक्स का टाइम, जो कि क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि इंटरल्यूकिन 12 रिलीज हुआ, उससे टी सेल का कन्वर्जन टी हेल्पर 1 सेल्स में, इसमें कितना टाइम लगेगा, 4 to 6 वीक्स का टाइम लगता है, जो कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है। और ये टी हेल्पर 1 सेल्स के एक्टिवेट होने के बाद ही कोई भी पर्सन ट्यूबरकुलर रिएक्शन देने के लिए कैपेबल होता है, तभी जाके वो एक ट्यूबरकुलर रिएक्शन दे सकता है। अब ट्यूबरकुलर रिएक्शन का क्या मतलब है, जो हम टेस्ट करते हैं इसका मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है मोन्टॉक्स टेस्ट। ठीक है, तभी जाके उसमें जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यहाँ पे देखो दिखा रखा है ट्यूबरकुलिन एक्टिविटी ऐसे करके, हम हैंड के वोलर एस्पेक्ट पे हम मोन्टॉक्स टेस्ट करते हैं, उसमें जाके उसमें इंड्यूरेशन जो मिलता है, अगर हम 4 to 6 वीक के बाद ही कराएंगे मोन्टॉक्स टेस्ट, तभी हमें वो इंड्यूरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये हमें मिल गया डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसके बाद क्या होगा, ये टी हेल्पर 1 सेल्स इंटरफेरॉन गामा रिलीज करती हैं, जिससे कि ये जो मैक्रोफाज जो पहले एक्टिवेट नहीं हो पाई थी, जिसमें फैगोसोमल मैनिपुलेशन हो गया था, वो एक्टिवेट हो जाती है। और ये क्या कराएगी, अब देखो फैगोलाइसोसोम मैच्योरेशन एंड एक्टिवेशन, ठीक है, वो एक्टिवेट हो गई। अब ये कॉज कराती है माइकोबैक्टीरियम किलिंग को। ठीक है, माइकोबैक्टीरियल किलिंग को कॉज कराती है। अब ये जो एक्टिवेटेड मैक्रोफाज है, ये कुछ कीमोकाइन साइटोकाइंस रिलीज कराती है। अब देखो, जैसे हम हीलिंग अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी पैथो में, तो हीलिंग प्रोसेस में क्या होता है, उसमें सबसे पहले कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होता है अगर, तो सबसे पहले हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है। हाइपोक्सिया के बाद क्या डेवलप होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन के बाद ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ भी वही चीज चल रही है, ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ग्रैन्युलोमा में देखो यहाँ पे दिखा रखा है सबसे पहले, और ग्रैन्युलोमा के बाद नेक्रोसिस होती है। तो यहाँ पे जो सेंटर होता है, सेंटर में नेक्रोसिस स्टार्ट होती है और ये बनाता है केशियस नेक्रोसिस, चीज लाइक अपीयरेंस दिखती है इसमें। केशियस का मतलब है चीज लाइक। ठीक है, चीज लाइक अपीयरेंस दिखेगी। और यहाँ पे जो साइड में सेल्स दिखा रखे हैं, इन्हें बोला जाता है एपिथेलॉइड सेल्स। क्या बोला जाता है, एपिथेलॉइड सेल्स। तो ये एपिथेलॉइड सेल्स कुछ नहीं होती, ये होती हैं, ये ही मैक्रोफाजेस का आगे एक फॉर्म होता है। ठीक है, ये मैक्रोफाजेस ही आगे जाके एपिथेलॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इसी को बोला जाता है गॉन्स फोकस। ठीक है, इसी को बोला जाता है गॉन्स फोकस, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ट्यूबरक्लोसिस का। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि गॉन्स फोकस हमें कहाँ मिलता है, टीबी के केस में मिलता है। तो ये इतना बड़ा जो मैंने आप लोगों को बताया पूरा, ठीक है, ये इसकी पैथोजेनेसिस थी। ये मैंने फिर बोल रही हूँ कि इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे मैं जो अब पैथोजेनेसिस बताने जा रही हूँ, वो आपको अच्छे से याद रखनी है, वो बहुत ही सिंपलर है, अब वो आपको समझ में आ जाएगी इसके बाद। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब देखो यहाँ पर मैंने सिंपलर फॉर्म में इसको लिख दिया है, वो एक समझाने के बेसिस पे मैंने बता दिया। तो देखो क्या बोल रहे हैं, इनहेलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, सबसे पहले क्या होता है, इनहेलेशन होगा, ठीक है, ठीक बात है। कॉजेज हाइपरीमिया एंड कंजेशन इन द एल्वेलाई, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी एल्वेलाई की, कहीं पर भी कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर करती है तो वहां पे क्या होता है, इंफ्लेमेटरी सेल्स आती हैं और वहां पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है। द सेंटर ऑफ इन्फ्लेम्ड रीजन स्लोली बिकम नेक्रोज, ये हमने देख लिया, केशियस नेक्रोसिस हो रही है, एंड लुक लाइक चीज, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, केशियस नेक्रोसिस, ठीक है। द साइट ऑफ इन्फेक्शन इज नोन एज प्राइमरी फोकस और गॉन्स फोकस, ये हमने बात कर ली। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि अगर हमें कोई पूछे कि ब्रोंकियल एस्थमा की वन वर्ड पैथोलॉजी क्या है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, बताओ, चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रोंकियल एस्थमा की वन वर्ड पैथोलॉजी आपको बतानी है, तो आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप? एग्जैक्टली, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ऐसे ही अगर आपको कोई पूछे कि टीबी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए, तो आपको बोलना है गॉन्स फोकस, राइट। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉन्स फोकस कहाँ मिलता है, तो टीबी के इन्फेक्शन में जो केशियस नेक्रोसिस होती है, जो साइट ऑफ इन्फेक्शन बनता है, प्राइमरी फोकस बनता है, उसे गॉन्स फोकस बोला जाता है। अभी आगे देखेंगे व्हाट इज गॉन्स फोकस, व्हाट इज गॉन्स कॉम्प्लेक्स, और डिटेल में अभी हम देखने जा रहे हैं। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बता दिया 4 to 6 वीक्स का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज दिखा रखी है एक डायग्राम के थ्रू और ज्यादा, कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का रोल होता है, ये हम देख चुके हैं। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फैगोसोम, देखो यहाँ पे दिखा रखा है फैगोसोम है, और ये क्या है, लाइजोसोम। अब इनका क्या होता है, इनका मैनिपुलेशन हो जाता है, ये दोनों कंबाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी यही दिखा रखा है, गॉन्स फोकस बनता है, कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस, वही नेक्रोसिस वाली चीज है, ये हमने देख लिया है। अब आगे चलते हैं। अब दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, ये बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये बहुत अच्छा डायग्राम मुझे लगा। तो इसमें क्या है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी टीबी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे समझेंगे, समझ आएगा अच्छे से। तो देखो, बात स्टार्ट हो रही है प्राइमरी इन्फेक्शन की। तो प्राइमरी इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, तो इट अकर्स इन दोज इंडिविजुअल्स हु हैव नेवर बीन एक्सपोज्ड टू टीबी इन देयर लाइफ, राइट। कि उन इंडिविजुअल्स में होगा जिनको अभी तक एक्सपोजर नहीं हो चुका है। अगर हम इंडिया के सिविलाइजेशन में देखें, तो अभी तक कहीं ना कहीं, अगर हम 10 पीपल देख रहे हैं, तो 10 में से 7 to 8 पीपल में कहीं ना कहीं हमें प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ हुआ पहले से मिलेगा, स्कार तो दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो लोगों में देखा जाता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन देखा जाता है, चिल्ड्रन में प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन किन में होगा, उन इंडिविजुअल्स में हु हैव नेवर बीन एक्सपोज टू टीबी इन देयर लाइफ, और मोस्टली ये चिल्ड्रन में देखा जाता है। और ये कैसा होगा, जो प्राइमरी इन्फेक्शन होगा ये प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स होगा ये लोकलाइज्ड होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पे बनेगा। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें दो फोकस बनते हैं, एक फोकस यहाँ बन रहा है, एक फोकस यहाँ बन रहा है, तो ठीक है। एक फोकस लंग्स में बन रहा है, दूसरा फोकस लिम्फ नोड में बन रहा है। तो देखो जो ये फोकस लंग में बन रहा है, यहाँ केसिएशन लिखा हुआ है, तो ये इस फोकस को बोला जाता है गॉन्स फोकस, ठीक है। क्या बोला जाता है, गॉन्स फोकस, ये हमेशा याद रखेंगे, गॉन्स फोकस। अब दूसरा फोकस कहाँ बना है, लिम्फ नोड में बना है। अब इन दोनों को मिला के प्राइमरी कॉम्प्लेक्स या प्राइमरी फोकस बोला जाता है, और इसे, इन दोनों फोकसेस को मिला के हम बोलते हैं इट इज गॉन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी इन्फेक्शन के थ्रू प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसमें दो फोकस बनते हैं, एक फोकस लंग में बनता है, एक फोकस लिम्फ नोड में बनता है। तो जो फोकस लंग में बनता है उसे गॉन्स फोकस बोला जाता है, दूसरा फोकस बनता है लिम्फ नोड में, और इन दोनों फोकस को मिला के बोला जाता है गॉन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को, बताएं। तो आगे चलते हैं, समझते हुए चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये बना हमारा गॉन्स कॉम्प्लेक्स। अब इसके कई सारे फेट हो सकते हैं। पहला फेट तो क्या हो सकता है कि जो लीजन है वो हील हो जाए,
ठीक है, अगर तो पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है तो इट विल बी क्लियर्ड ऑफ बाय इटसेल्फ, ठीक है, बाय द इम्यूनिटी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो ये अपने आप हील हो जाएगा, ठीक है, इम्यूनिटी अच्छी है तो क्या बनता है, अब मैंने बताया हीलिंग की प्रोसेस में हमेशा क्या बनेगा, स्कार बनेगा। तो हीलिंग की प्रोसेस में यहाँ पे स्कार बन जाता है, यहाँ पे स्कार बन जाता है, जहां फोकस बनेगा वहां हीलिंग होगी, वहां स्कार बनेगा, ठीक है। अब ये था एक फेट किसका, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स का। अब दूसरा फेट इसका क्या हो सकता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डोरमेंट स्टेज में चला जाए, ठीक है। प्राइमरी जो इन्फेक्शन होता है ना यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है, इसमें कोई सिम्टम ऐसे दिखेंगे नहीं, अपने आप हीलिंग हो जाती है, स्कार छूट जाता है। अब हो सकता है कि अब सिम्टम्स तो नहीं आए थे, हो सकता है ये ही माइकोबैक्टीरियम लेटेंट फेज में चला जाए, डोरमेंसी में चला जाए, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म डोरमेंट पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी दोनों हो सकता है। तो सेकेंडली इट कैन फॉर्म लेटेंट लीजन्स, ठीक है। तो दूसरा फेट हमने देख लिया प्राइमरी इन्फेक्शन का, पहला फेट हमने देखा कि हीलिंग हो सकती है, दूसरा ये डोरमेंट स्टेज में जा सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है कि ये रिएक्टिवेट हो जाए इस लेटेंट फॉर्म के बाद, ठीक है। ऑर्गेनिज डोरमेंसी में चला गया था, फिर ये रिएक्टिवेट होगा, रिएक्टिवेशन के बाद ये कॉज कराएगा सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, एक बार क्योंकि हो चुका है पहले, तो ये रिएक्टिवेशन के बाद इट विल गिव राइज टू सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस बनाएगा। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है यही कैविटी, केशिएशन और स्कार। स्कार तो पहले वाले इन्फेक्शन का था, केशिएशन केशियस नेक्रोसिस फिर से होगी और कैविटी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाए कि सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो कैविटी फॉर्मेशन, केशिएशन एंड स्कार, ठीक है। और इसका क्लासिकल फीचर ये भी है कि ये कहाँ होता है, मोस्ट कॉमन साइट अभी मैंने बताया लंग का एपेक्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा भी रखा है लंग का एपेक्स इन्वॉल्व होता है, क्यों होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बिकॉज ऑफ हाई वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, ठीक है। तो हमने देखा कि प्राइमरी इन्फेक्शन के पहला फेट हमने देखा कि इसका हो सकता है लीजन हील हो सकता है, दूसरा ये लेटेंसी में जा सकता है, तीसरा फिर ये सेकेंडरी री इन्फेक्शन के थ्रू सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस कर सकता है। अब ये रिएक्टिवेशन के थ्रू सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस कर सकता है। तीसरा ये एक फेट हो सकता है कि लीजन प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ था, दूसरा ये हील हो गया, तीसरा फिर से री इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, फिर से री इन्फेक्शन, अगली बार फिर से री इन्फेक्शन हो गया, फिर से ये सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस कराएगा, ठीक है। तो इतना हमने देखा कि सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस कैसे कैसे हो सकता है। अब सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस के बाद भी आगे अगर मान लिया डिफॉल्टर्स वाला केस हो गया, रिलैप्स का केस हो गया, ट्रीटमेंट फेलियर का केस हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोग्रेसिव सेकेंडरी टीबी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और आगे प्रोग्रेस कर जाएगा। इसमें क्या होता है, मैसिव हेमाटोजेनस डिसेमिनेशन होता है, ये डिसेमिनेटेड टीबी में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलियरी टीबी में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीपल माइकोबैक्टीरियम ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाएंगे, बहुत फेटल होता है, हाई मोर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है। और ये तो हमने देखा सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस का। अब प्राइमरी टीबी में भी कई बार बहुत वीक इम्यूनिटी की वजह से ये भी प्रोग्रेसिव प्राइमरी टीबी में कन्वर्ट हो सकता है और ये मिलियरी टीबी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोगों को आई होप कि समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आई कैन रिपीट, आप बता सकते हैं। सभी को क्लियर है डायग्राम, क्लियर है सभी को, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हमने देखी, बात करी प्राइमरी और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस की, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बता रखा है, व्हाट इज प्राइमरी व्हाट इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस डेवलप इन अ प्रीवियसली अनएक्सपोज्ड अनसेंसिटाइज इंडिविजुअल मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन। तो ये हम बात कर चुके हैं, कहाँ होगा, किस में डेवलप होगा, तो मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में डेवलप होगा जो कि अनसेंसिटाइज है, अनएक्सपोज्ड है, हु हैव नेवर बीन एक्सपोज्ड टू टीबी इन देयर लाइफ। दूसरा सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस कब हो सकता है, एक बार प्राइमरी इन्फेक्शन हो चुका है तब जाके सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस होगा, तो ठीक है, अराइजेस इन प्रीवियसली सेंसिटाइज इंडिविजुअल। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एक्सोजेनस, बाहर से कोई कॉज हो सकता है। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में लेटेंट फेज वाली चीज भी हो सकती है, इसका रिएक्टिवेशन हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन बट मे रिजल्ट फ्रॉम एक्सोजेनस री इन्फेक्शन, ठीक है। तो री इन्फेक्शन एक्सोजेनस ही होगा और रिएक्टिवेशन हो सकता है अगर वो लेटेंसी में चला जाता है। Second, in most people, primary infection is contained latent asymptomatic। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि मोस्ट कॉमनली जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होता है ये एसिम्टोमेटिक रहता है, ठीक है। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस सिम्टोमेटिक रहेगा, लोकलाइज केसेस में भी एसिम्टोमेटिक, कुछ केसेस हो सकते हैं जो एसिम्टोमेटिक हो लेकिन प्रोग्रेसिव होगा, धीरे धीरे बढ़ता है,
ठीक है। रीजनल लिम्फ नोड्स आर मोर प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व, तो मैंने प्राइमरी में बताया कि दो फोकस बन रहे हैं, एक फोकस कहाँ बन रहा था, लंग में बन रहा था, दूसरा फोकस लिम्फ नोड में बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर कैविटेशन नहीं था, कैविटेशन वाज एब्सेंट। अब इधर क्या था, रीजनल लिम्फ नोड आर लेस प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व, कैविटेशन वाज प्रेजेंट। ठीक है, तो रीजनल लिम्फ नोड कम इन्वॉल्व थे, मेनली कहाँ हो रहा था, लंग के एपेक्स में हो रहा था, कैविटी हो रही थी, केसिएशन हो रहा था, राइट। अब इसमें क्या इन्वॉल्व, लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब एंड अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब, और यहाँ पे लंग का एपेक्स इन्वॉल्व हो रहा था। तो हमने जनरल देखा कि मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी, एपेक्स होगी, और जनरली सेकेंडरी इन्फेक्शन ही देखा जाता है अडल्ट में। आगे चलते हैं, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे बता रखे हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, तो हम देख के आ रखे हैं रोल किसका है, सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का है। अब पेशेंट की इम्यूनिटी ही वीक होगी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होगा, तो वो एक रिस्क फैक्टर है अपने आप में। सीवियर माल न्यूट्रिशन, एक्सट्रीम ऑफ एजेस, ज्यादा ओल्ड एज है, ठीक है, या ज्यादा यंग एज है, उस कंडीशन में, अल्कोहल में, स्मोकिंग, डायबिटीज मेलाइटिस, अगेन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन, सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो ये सारे क्या है कि रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि टीबी के लिए पेशेंट को प्रोन बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुछ और रिस्क फैक्टर्स बता रखे हैं, माल न्यूट्रिशन, हाउस होल्ड एक्सपोजर, घर पे ही कोई पेशेंट है टीबी का तो एक्सपोजर डायरेक्ट हो जा रहा है, इम्प्रिजनमेंट, ड्रग यूज, ट्रैवल ऑफ एंडेमिक एरिया, ड्रग यूज में ज्यादा जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं वो उनका रोल आ जाता है, ओवर क्राउडिंग एरिया में, ठीक है, इन्फेक्शन, क्रॉनिक डिजीज, तो ये और भी कई रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ टीबी। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, ये सिम्टम्स हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के। तो बात कर रहे हैं हम नाइट स्वेट्स की, ठीक है, वो मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें कि बहुत सारे पोस्टर्स भी चलते हैं तो उनमें लिखा हुआ होता है नाइट स्वेट्स, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, कफ, हिमोप्टिसिस, तो ये बहुत कॉमन है, ये तो आपको लिखने ही लिखने अगर आपके एग्जाम में आता है, और पता होने चाहिए क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नाइट स्वेट्स, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, कफ, रात शाम के टाइम पे उसका टेम्परेचर रेस करेगा, कफ होगा, वेट लॉस होगा रिकरेंट, और हिमोप्टिसिस हो सकता है, अप्रोक्स 50% पेशेंट्स में हिमोप्टिसिस देखा जाता है, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखा रखे हैं, फीवर, फटीग, वेट लॉस, परसिस्टेंट कफ, लगातार खांसी रहेगी, तो मैंने बताया भी था कि 4 हफ्ते से अगर ज्यादा खांसी हो रही है तो हम टीबी सस्पेक्ट कर सकते हैं। ब्लड इन कफ, कफ में ब्लड आएगा, ठीक है, नाइट स्वेट्स मिलेंगे, तो नाइट स्वेट्स, पसीना मिलेगा, ठीक है, पेशेंट रात को सो के उठेगा तो बताएगा कि पूरा गीला गीला सा लगता है, पसीना पसीना, तो ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल साइंस ऑफ टीबी, तो क्या क्या साइंस हम देख सकते हैं, क्या क्या मिलेगा, एक तरीके से इन्हें कॉम्प्लिकेशंस भी हम बोल सकते हैं, लेकिन साइंस देखते हैं, चलो। तो क्या बोल रहा है, कैविटी फॉर्मेशन, अभी हम बात करके आए कैविटी फॉर्मेशन। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है कैविटी, एक होता है बुल्ला, सॉरी, हाँ, एक होता है कैविटी, एक होता है बुल्ला, ठीक है, इसमें डिफरेंस पता है किसी को? तो आप बता सकते हैं कैविटी कहाँ मिलती है, कैविटी तो हमने देख लिया टीबी में मिलती है, और बुल्ला मिलता है, कहाँ मिलता है बताओ, बताएं कहाँ मिलता है। कैविटी और बुल्ला में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, इनमें क्या होता है कि सेल वॉल का डिफरेंस होता है, सॉरी, इसकी बाहर की लेयर का डिफरेंस होता है, कि कैविटी की जो लेयर होती है वो लेस देन 1 mm की होती है, बुल्ला की जो लेयर होती है वो मोर देन 1 mm की होती है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बुल्ला मिलता है एम्फाइसीमा के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कैविटी फॉर्मेशन मिलेगा, फाइब्रोसिस मिलेगा, ठीक है, हीलिंग वाली प्रोसेस में फाइब्रोसिस मिलता है, कंसोलिडेशन मिलेगा। अब आगे चल के क्या हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशंस आते जा रहे हैं, न्यूमोथोरेक्स मिल सकता है, एम्फाइसीमा मिल सकता है, प्लूरल थिकनिंग मिल सकती है, कोलैप्स मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्लिनिकल साइंस देखे हमने, कैविटी फॉर्मेशन, फाइब्रोसिस, कंसोलिडेशन, प्लूरल इफ्यूजन, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन हम कल से देखेंगे, यहाँ तक का अभी हमने जितना पढ़ा थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने कहाँ कहाँ से कितना कितना पढ़ा। हाँ, तो हमने सबसे पहले बात करी थी इसकी डेफिनेशन के बारे में, ठीक है, हमने डेफिनेशन देखी थी, तो ये क्या है, एक सीरियस क्रॉनिक पल्मोनरी सिस्टेमिक डिजीज है,
किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। इसके हमने वेरियस लोकेशंस देखी थी। तीसरा हमने बात करी थी इसकी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की डेफिनेशन के बारे में, इसका रूट ऑफ एंट्री, कैसे कैसे इसकी रूट ऑफ एंट्री होती है, इनहेलेशन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, ट्रांसप्लेसेंटल रूट, जो कि मैंने बताया था एक रेयर होता है, रेयर कंडीशन होती है। हेमाटोजेनस स्प्रेड के बारे में हमने बात की थी। मोस्ट कॉमन साइट की बात की थी हमने, राइट अपर जोन। ठीक है, इसका वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो के बारे में हमने बात की थी कि अपर जोन क्यों इन्वॉल्व होता है, वाई राइट ब्रोंकस, तो उसके रीजंस हमने देखे थे। पैथोजेनेसिस की हमने बात करी थी। ठीक है, इसकी इजी पैथोलॉजी में मैंने बताई, इंक्यूबेशन पीरियड बताया। ठीक है, सीएमआई के का रोल होता है इसमें, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी का रोल होता है, ये हमने बात करी। फिर ये डायग्राम मैंने समझाया था कि कैसे प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, कैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, और ये भी आगे प्रोग्रेस कैसे करके मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस को कॉज कराता है। फिर इसमें हमने डिफरेंस देखा था। रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने बात करी थी। और सिम्टम्स हमने देखे, नाइट स्वेट्स, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, कफ, वेट लॉस, हिमोप्टिसिस, डिस्निया के बारे में हमने बात करी। क्लिनिकल साइंस देखे हमने, क्या क्या क्लिनिकल साइंस मिलते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन से हम कल पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को इतना तक समझ आया होगा, इतना तक क्लियर है सभी को? ओके, कैसा लगा आप सभी को लेक्चर? आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। तो कैसी लगी आपको डॉक्टर शिरिया की क्लास? ठीक है, सब बच्चों को अच्छी लगी। ठीक है, कोई भी आप लोगों के डाउट है तो बताइए, मैं बताता हूँ डाउट्स आपके। डॉक्टर शिरिया की ओपीडी है, तो डॉक्टर शिरिया को हॉस्पिटल निकलना पड़ रहा है। आप मुझे बताइए क्या डाउट्स हैं आपके, मैं बताता हूँ। मैं माइक भी ओपन कर देता हूँ जिससे आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक हीमोप्टिसिस होता है, एक हीमेटेमेसिस होता है। हीमोप्टिसिस मतलब होता है ब्लड इन स्पुटम, बलगम में खून आना। और हीमेटेमेसिस का मतलब होता है ब्लड की वॉमिटिंग होना, ठीक है, खून की उल्टियां होना। तो दोनों चीजों में अंतर होता है। ज्यादातर जो हीमोप्टिसिस होता है मतलब बलगम में खून आना, ये ब्रोंकियल या लंग ओरिजिन का होता है। मतलब लंग्स के अंदर मेलिग्नेंसी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ये सारी कंडीशन हो सकती है। और जो हीमोटेमेसिस होता है, ये ज्यादातर गैस्ट्रिक ओरिजिन का होता है। हो सकता है लिवर कार्सिनोमा है, लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है ईसोफेजियल वेरिसिस है, या फिर हो सकता है कोई और प्रॉब्लम है। जैसे कि कई बार क्या होता है, लिवर सिरोसिस के अंदर ईसोफेजियल वेरिसिस बन जाते हैं। वेरिसिस का मतलब क्या होता है, डायलेटेड एंड टॉर्चुअस वेन, मतलब वेन्स एकदम तन जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं खून भर जाने की वजह से। तो उस केस में भी खून की उल्टियां हो सकती हैं। तो एक हीमेटेमेसिस, खून की उल्टियां होना, एक हीमोप्टिसिस, बलगम में खून आना। जो हीमोप्टिसिस होता है ये आपका रेस्पिरेटरी ओरिजिन का होता है, जो हीमेटेमेसिस होता है ये आपका गैस्ट्रिक या हेपेटोबिलियरी ओरिजिन का होता है। उसके अलावा डॉक्टर श्रिया ने एक बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई, कि जो राइट ब्रोंकस होता है ये वाइडर होता है, शॉर्टर होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से राइट लंग्स के अंदर ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा कॉमन है, देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट लंग की टीबी देखने को नहीं मिलेगी। बॉडी के सारे ऑर्गन्स के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। लंग्स की होती है, लिवर की होती है, किडनी की होती है, सीमेंट किडनी बोलते हैं, स्पाइन की होती है, पॉट्स स्पाइन बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट की होती है, यहां तक कि पेनिस की होती है, स्क्रटम की होती है, वेजाइना की होती है, इंटेस्टाइन की। मतलब कोई भी बॉडी में ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसकी ट्यूबरकुलोसिस ना होती हो। दूसरा एक बात और, जो आपको वी/क्यू रेशियो बताया, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, वो ठीक है। अब मेरी बात और सुनिए, आप लोग कॉमन सेंस से बताइए कि ब्लड जैसे आपका लंग्स सिचुएटेड है, आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो, तो ब्लड लंग्स के ऊपर ज्यादा रहेगा या लंग्स के नीचे ज्यादा रहेगा? मतलब लंग्स के किस पार्ट में ब्लड सप्लाई ज्यादा रहेगी? बताइए कॉमन सेंस से कि लंग्स के किस पार्ट में ब्लड सप्लाई ज्यादा रहेगी? नीचे ज्यादा रहेगी। भाई ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे ज्यादा रहेगा, पानी है नीचे ज्यादा रहेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ब्लड लंग्स में आ रहा है किस लिए आ रहा है? ऑक्सीजनेशन के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए यस और नो। जो ब्लड लंग्स में आ रहा है किस लिए आ रहा है? ऑक्सीजनेशन के लिए आ रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा ब्लड नीचे है और वो ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए आ रहा है, तो वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन को खींच लेगा या नहीं खींच लेगा? यस और नो। जितना ज्यादा ब्लड उतनी ज्यादा ऑक्सीजन को खींचेगा, यानी जितनी ऑक्सीजन नीचे थी सारी की सारी ब्लड खींच करके ले जाएगा पूरी बॉडी की तरफ।
यानी लंग्स के नीचे ऑक्सीजन कम होगी एज कंपेयर टू लंग्स के ऊपर। इसलिए जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, एरोबिक बैक्टीरिया है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन रिच एरिया है, जबकि नीचे जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड के द्वारा ले जाई गई आगे को। ठीक है, और डाउट बताइए, अगला डाउट। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि लेफ्ट में टीबी है तो राइट में भी होगी, राइट में टीबी है तो लेफ्ट में भी होगी, और हो सकता है दोनों में ही टीबी हो। और बताइए। देखिए टीबी एक तरीके का, हाँ, देखिए जो टीबी है एक तरीके का क्रॉनिक इन्फेक्शन है। जैसे कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, एकदम रेयरली होगा कि टीबी के अंदर वो सांस नहीं ले पा रहा है, एकदम से परेशान है, या इमीडिएटली आपको वेंटिलेटर पे लेना पड़ रहा है, ऐसा रेयरली होता है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, प्लूरल इफ्यूजन करके आ रहा है, या उसके फेफड़ों में पानी भर गया है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ओपेसिटी डेवलप हो गई है, तो आप उसके साइन सिम्टम्स देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं रैपिड ब्रेथलेसनेस हो रही है, या फिर उसको क्या कहते हैं एसेसरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ रहा है, चेस्ट वॉल्स उसकी आप देखिए। तो कई बार क्या होता है, निमोनिया होता है, क्योंकि निमोनिया एक्यूट डिसीज है, जबकि ट्यूबरक्लोसिस आपकी कैसी डिसीज है, एक क्रोनिक डिसीज है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आपकी ओपीडी में आता है और उसके प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है, प्लूरल इफ्यूजन, आप उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, मोन्टुक्स करा देते हैं, मोन्टुक्स का रिजल्ट लगभग 24 से 48 घंटे के बाद आता है, तुरंत नहीं आता है मोन्टुक्स का। तो आप उसको एंटीबायोटिक देते हो 4 से 5 दिन के लिए, पानी सुखाने के लिए, जो प्लूरल इफ्यूजन है उसको खत्म करने के लिए। दोनों प्लूरा के बीच में फ्लूइड होता है, जनरली 10 से 15 ml होता है, जो कि फ्रिक्शन को रोकता है पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में, उस फ्रिक्शन को रोक रहा है। लेकिन अगर वो जो फ्लूइड है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, लंग्स का कंप्रेशन नहीं हो जाएगा क्या, फेफड़े दब नहीं जाएंगे, बिल्कुल दब जाएंगे। तो उस कंडीशन में पेशेंट को कई बार ब्रेथलेसनेस देखने को मिलता है। ठीक है, अब पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आ रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे ब्रेथलेसनेस है, आपने एक एक्सरे कराया, जब एक्सरे कराया तो आपने उसमें देखा कि भाई इस तरीके से पानी भर रहा है, वो एक्सरे भी आपको देखना बताऊंगा, अभी इतना जल्दी बताना पॉसिबल नहीं है, पूरी एक्सरे का पूरा लेक्चर होता है, पूरी सीरीज में आपके लूंगा एक्सरे की, उससे आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो उसमें आपने देखा, आपने कुछ एंटीबायोटिक स्टार्ट करे, इतना आपने मोन्टोक्स का भी रिजल्ट देख लिया कि भाई मोन्टोक्स भी आ जाने दो। तो देखा आपने कि जो एंटीबायोटिक्स है वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, प्लूरल फ्लूइड नहीं सूख रहा है, तो आपने क्या करा, उस प्लूरल फ्लूइड को एस्पिरेट कर लिया, बाहर निकाल लिया सिरिंज में, सिरिंज में निकाल लिए बाहर। उसमें अगर कोगुलम प्रेजेंट है, कोगुलम मतलब एक आपको तैरता हुआ सा दिखता है, पीला पीला सा या सफेद सफेद सा होता है, कुछ जाला टाइप का, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, वैसे कुछ जाला से उस फ्लूइड में तैरता हुआ दिखेगा अगर कोगुलम प्रेजेंट है। तो कोगुलम इज द स्पेसिफिक फाइंडिंग फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो मान लीजिए पेशेंट को टीबी ही है। दूसरा, अगर उसके अंदर ब्लड आ रहा है, अगर उसके अंदर ब्लड आ रहा है, तो आप मेलिग्नेंसी भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर पेशेंट ओल्ड एज्ड है, वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, एनोरेक्सिया है, और बाकी आप लिम्फेडेनोपैथी वगैरह भी देखें कि लिम्फ नोड्स तो इनलार्ज नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आप मान के चलिए अगर कोगुलम प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी मोन्टुक्स आपको बताएगा। और बताइए, मिलियरी टीबी का मतलब क्या होता है, कि मिलेट्स की तरह जो छोटे छोटे सीरियल्स के दाने होते हैं, पूरे लंग्स के अंदर टीबी फैल जाती है, उसको अपन बोलते हैं मिलियरी टीबी, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग बोलते हैं। इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर कॉमन होती है। और बताइए नेक्स्ट क्या डाउट है। तो जितने भी आपके डाउट बच रहे हैं, आपको इस टाइम दिमाग में नहीं आ रहे हैं, सारे डाउट्स आप लोग लिख करके लाएंगे। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, टीबी गोल्ड होता है, मॉन्टुक्स होता है, उसके अलावा कई बार एब्डोमिनल टीबी होती है, इंटेस्टाइन की टीबी होती है, और टीबी की वजह से एसआईसी सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, आंतों में रुकावट हो सकती है। तो आपने काफी सारे डॉक्टर्स को देखा होगा कि इसकी आंतों में रुकावट है, आंतों का ऑपरेशन होगा। तो कई बार ट्यूबरक्लोसिस की वजह से आंतों में रुकावट, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, तो वहां पर आपको सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड कराना होगा। तो अगर टीबी की इन्वेस्टिगेशन, जो कि कल का टॉपिक है, मोन्टुक्स भी कराते हैं, टीबी गोल्ड भी कराते हैं। उसके अलावा क्योंकि क्रॉनिक इलनेस है तो लिम्फोसाइट्स बड़े हुए मिलने चाहिए। उसके अलावा अपन लोग यूएसजी भी कराते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं एब्डोमेन के लिए, ठीक है। और बेसिकली सबसे बेस्ट टेक्निक, अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है ब्रेथलेसनेस करके, तो पहले आपको एक एक्सरे कराना है, और साथ में अगर ब्रेथलेसनेस करके आ रहा है तो ईसीजी करा लें, क्योंकि कार्डिक ओरिजिन की वजह से भी कई बार ब्रेथलेसनेस देखने को मिलता है। जैसे कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है, या एक्यूट एमआई का पेशेंट है, तो वहां पर भी ब्रेथलेसनेस देखने को मिलता है। और आजकल तो एज का भी भरोसा नहीं, यानी अगर कोई पेशेंट 25-30 साल का आ रहा है ब्रेथलेसनेस के साथ, चेस्ट पेन के साथ, तब भी आपको ईसीजी करानी है,
क्योंकि आजकल आपको तो पता ही है, आपको इंस्टा पे या न्यूज़पेपर में आप लोग देखते होंगे कि 25 साल, 30 साल, 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है आजकल। ठीक है, तो आजकल व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है। तो कोई भी आपकी ओपीडी में आता है तो चेस्ट पेन लेकर के, तो आप एक ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, ये दो चीज करा लें। उसके खाने पीने की हिस्ट्री लें, ये सारी आप हिस्ट्री लें। कहीं गैस्ट्रिक ओरिजिन का, भाई चेस्ट पेन हो रहा है, आप कॉमन सेंस लगाइए। या तो गैस्ट्रिक ओरिजिन का होगा, गैस का दर्द होगा, या रेस्पिरेटरी ओरिजिन का होगा, लंग्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कार्डिक ओरिजिन का होगा, या मस्कुलोस्केलेटल होगा कि भाई थोड़ा कुछ हाथ वस नस नस खिंच गई है, या कोई मसल्स खिंच गई है, या जिम में पहले दिन जाकर के एक्सरसाइज लगाया है। ये तीन चार कारण ही हो सकते हैं चेस्ट पेन के, भाई रेस्पिरेटरी ओरिजिन का, कार्डियक ओरिजिन का, उसके अलावा गैस्ट्रिक ओरिजिन का, या मस्कुलोस्केलेटल हो सकता है। अब मस्कुलोस्केलेटल कैसे पता पड़ेगा? मस्कुलोस्केलेटल पेन जब भी पेशेंट मूवमेंट करेगा, उससे कहोगे हाथों को ऊपर उठाओ, हाथों को फैलाओ, झुको, तो मस्कुलोस्केलेटल पेन मूवमेंट करने में बढ़ जाएगा। जबकि गैस्ट्रिक पेन, कार्डियक पेन, ये मूवमेंट करने पर नहीं बढ़ती हैं। ठीक है, कार्डियक पेन कई बार अगर एमआई का पेन रहता है तो रेस्ट पर भी होता है। ठीक है, चलिए तो इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक अपन कम कर लेंगे। उम्मीद है मजा आया होगा। इसी तरीके की चीजों के लिए आप लोग जुड़ते रहे हैं। ठीक है, सैटरडे संडे क्लिनिकल क्लास होती रहती है, कोई ना कोई टॉपिक हम लोग शुरू करते रहते हैं। ठीक है, तो कल डॉक्टर श्रेया आपका इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट ट्रीटमेंट वाला पार्ट लेंगी। आप लोग अपने अपने डाउट्स को लेकर के आइएगा, जो भी चीजें रहेंगी। ठीक है, चाहे ड्रग डोज हो, ब्रांड नेम हो, जितने भी कॉम्बिनेशन है, सारी चीजें, दवाइयां कैसे देते हैं, साथ में कौन सी दवाइयां देते हैं कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए, आयुर्वेद में क्या मेडिसिन ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो कल मिलते हैं, और उम्मीद है आप सब लोग अपने दोस्तों को भी लेकर के आएंगे, इतना रिवाइज करके आएंगे। कोई डाउट होगा डाउट के साथ आएंगे, और अपनी किताबों से पढ़ करके आएंगे। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हो तो कम से कम लंग्स की एनाटॉमी आप लोग पढ़ें, लंग्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी आप पढ़ें। सेकंड ईयर के बच्चे हैं तो फार्मा पैथो से पढ़ करके आए। फाइनल ईयर के बच्चे हैं तो थोड़ा सा डेविडसन से पढ़ के आए। तो जिस ईयर के भी हो आप लोग, जहां से भी आपको जो भी सोर्स मिल रहा है, चाहे गूगल मिले, चाहे चैट पीजे जीपीटी मिले, आईफोन में रहता है, तो आप कहीं से भी कुछ ना कुछ पढ़। केयर, सी ऑल टुमारो।